Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Zubair. The topic of chapter number 7 is importance of organic compound. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर होने वाले जितने भी जो रिएक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो ऑर्गेनिक हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो ये है कि ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी एंड ऑलमोस्ट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म में हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है और एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म में जो होती हैं वो जिस तरह हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड से हमारे पास पेप्टाइड चेन बनती हैं, पेप्टाइड चेन से हमारे पास जो प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये जितनी प्रोटीन्स फार्मेशन है, जो हम अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना रही हैं, तो ये एनाबॉलिज्म है। लेकिन प्रोटीन को अगर हमने तोड़ना हो तो फिर हम पहले पेप्टाइड चेन में तोड़ेंगे और फिर हम इसको अमाइनो एसिड्स में तोड़ेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा ये कैटाबॉलिज्म होगा। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हम एंजाइम के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाला रिएक्शन है। उस तरह के हज़ारों कई और रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनिक हैं। तो ये जितने भी रिएक्शन ये वाले हैं ये ऑर्गेनिक हैं। दूसरा हमारे पास है जितने लाइफ मालिक्यूल्स हैं, हमारे पास लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसमें वो और भी छोटी छोटी क्लासेस हैं, जिस तरह हमारे पास जो है वो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, लिपिड्स में फैटी एसिड्स वगैरह हैं। तो सभी जो कंपाउंड्स हैं ये वाले, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स है, वाइटामिन्स हैं, ये जितने भी हैं 1000 टाइप्स जो है वो कार्बन जो पाई जाती है उसमें हाइड्रोजन पाई जाती है। तो इन तमाम को वहाँ हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर और भी दूसरे जो एटम्स होते हैं, जिस तरह ऑक्सीजन वगैरह होती है, नाइट्रोजन होती है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन में। तो ये जितने वाले कार्बन कंपाउंड जो है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो जो केमिस्ट जो है उन्होंने पहले तो हमें पता था कि वाइटल फोर्स थ्योरी के जरिए सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रिपेयर होते हैं। लेकिन जब जो था फ्रेडरिक वोलर, जब उसने जो वाइटल फोर्स को रिजेक्ट किया था और अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाया था, तो इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब्स के अंदर प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। तो इसको कहते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आर्टिफिशियली हम जो है वो कंपाउंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है ओवर द ईयर्स जो केमिस्ट हैव लर्न, जो उन्होंने सीखा अब तक, तो सिंथेसाइज प्लास्टिक्स वगैरह जो हमारे पास होती है घरों में इस्तेमाल होती हैं, नायलॉन प्लास्टिक वगैरह हो गया, इस तरह के और बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे। सिंथेटिक रबड़ हो गया, एक रबड़ जो होती है वो कुदरती नेचुरल जो प्लांट से निकलती है, एक रबड़ होती है जो हम सिंथेटिकली प्रिपेयर करते हैं। जो लैब्स के अंदर जो हम इंडस्ट्री में खुद अपने जो रबड़ की कमी को पूरा करने के लिए प्रिपेयर करते हैं आर्टिफिशली, तो उसको सिंथेटिक रबड़ कहते हैं। मेडिसिन वगैरह जो बन रही हैं, पेंट्स जो बन रहे हैं, जो पेंट वगैरह जिसमें हमारे पास जो होते हैं वो एनामल्स पेंट्स वगैरह हो गया, या हमारे पास दीवार पे करने वाले होते हैं वो वेदर शीट्स हो गई, जिस तरह वो सारे पेंट्स हो गए, प्रिजर्वेटिव्स हो गया, जो हमारे खुराक की जो चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको बैक्टीरिया वायरस वगैरह से बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक हैं। वार्निशेस हो गया, ये हमारे पास जो दरवाज़ों के ऊपर चमक पैदा करने के लिए कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं। टेक्सटाइल फाइबर जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं। जो फर्टिलाइज़र हमारे पास होते हैं, जिस तरह यूरिया हो गया, दूसरा इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं सारे हो गए। पेस्टिसाइड्स, जो हमारे पास पेस्ट जो होती हैं, जो हमारी फसलों को तबाह करने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जो हम कपड़े धोने के लिए सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सोप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया। कॉस्मेटिक्स जो हो गया, ये हमारे पास फैशन का, इस तरह जो ब्यूटी सलोन्स में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं उनको कॉस्मेटिक्स कहते हैं। डाइस जो डिफरेंट कलर की होती हैं, कपड़ों को रंगने के लिए, डिफरेंट कंपाउंड्स को रंगने के लिए जो हम डिफरेंट कलर इस्तेमाल करते हैं उनको डाइस कहते हैं। तो ये सारी जो है वो ऑर्गेनिक है, और जो केमिस्ट हैं वो इनको बना रहे हैं जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हमारे पास जो कुदरती हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएं, तो फिर जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनकी कमी को पूरा करती हैं। तो ये उन जो चीज़ें हमारे पास कुदरती तौर पे इतनी रबड़ शायद प्रोड्यूस ना हो, लेकिन जब हम इसको आर्टिफिशियली बनाएंगे तो कुदरती तौर पर जो रबड़ होगी उसकी कमी को पूरा किया जा सकेगा। हमारे पास जो जितनी आबादी है उसके हिसाब से किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और इस तरह मैनी ऑफ दीज सिंथेटिक कंपाउंड्स प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स।
तो नेचुरली जो प्रोडक्ट बनती हैं वो उतनी तेज़ नहीं होती, वो इतनी तेज़ी से नहीं बनती जितने हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। 24 घंटे में हर वक्त, हर सेकंड, हर लम्हा हम कुछ ना कुछ चीज़ बना सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली जो बन सकती हैं, लेकिन जो नेचुरली होती है उनका टाइम होता है, एक सीज़न होता है, एक प्रोसेस होता है, तो हम उसको नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो आम वगैरह हैं, जो सीज़न है, अब तो दरख्तों के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन हम पूरा साल चलते हैं। क्यों चलते हैं? कि हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स हैं, हम उनको प्रिजर्व कर लेते हैं, हम उनको ख़राब नहीं होने देते। तो इस तरह चीज़ें होती हैं, पूरा साल चलती रहती हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के तवस्सुल से हम जो है वो किसी भी चीज़ को पूरा सीज़न, जो उसके सीज़न के अलावा पूरा साल चला सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उन्होंने मिन्नत है। दूसरा हमारे पास जो टॉपिक इसका मेन है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेन सोर्स हैं वो 3 हैं। उनमें 3 सोर्स हमारे पेट्रोलियम है, जो क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं, ज़मीन से निकालते हैं। दूसरा हमारे पास कोल है, और तीसरा हमारे पास नेचुरल गैस है। इन तमाम को, पेट्रोलियम को, कोल को, नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो दरख्त थे, हमारे पास जो एनिमल्स थे, हमारे पास जो प्लांट्स थे, जो लिविंग थे, क्या हुआ कि वो ज़मीन के अंदर बरिड हो गए। ज़मीन के अंदर मतलब वो कुछ समुद्री तूफ़ान आए, आंधियाँ आई, ज़लज़ले आए, वो ज़मीन पे गिर गए, डेड हो गए। फिर वहीं पे ऊपर से आंधियाँ चलती रहीं, उनके ऊपर मिट्टी की तहें बनती रहीं, और आस्ता आस्ता उस ज़मीन के अंदर नीचे जाते गए, ऊपर ज़मीन ऊंची होती है। तो ज़मीन की गर्मी, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, और ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन की वजह से ये जो थे हमारे प्लांट्स थे, हमारे पास एनिमल्स थे जो ज़मीन के अंदर डेड थे, उनसे जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फ्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको एज ए एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल सोर्स हैं ये। तो ऑल दी सोर्सेज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। दीज आर फॉर्म्ड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्राम द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल ज़मीन के अंदर डिके होते हैं उससे ही बनते हैं। तो पहली टाइप जो हमारे पास इसकी है वो कोल है। कोल किस तरह बनता है कि कोल जो ज़मीन के अंदर 500 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख साल है। 500 मिलियन को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि कितना अरसा पहले ये जो प्लांट्स थे, ये ट्रीज़ थे, ये प्लांट जो ज़मीन के अंदर डेड हो गए, ज़मीन के अंदर दफन हो गए, इनके ऊपर मिट्टी की तहें बनती गई, और आस्ता आस्ता ये जो थे वो डेड प्लांट से कोल में, पेट्रोलियम में, या हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो कोल का जो बनने का फार्मूला है, जो किस तरह ये प्रोसेस है बनता है, तो हमारे पास पहले जो था वो डेड प्लांट थे, ट्रीज़ थे, ज़मीन के ऊपर गिरे ज़लज़ले की वजह से, समुद्री तूफ़ान की वजह से, जो हमारे पास सैलाब की वजह से, हमारे पास जो था वो आंधी तूफ़ान की वजह से, तो ज़मीन के अंदर गिरे और उसके ऊपर मिट्टी की तहें बनती गई। तो फिर जब उसके ऊपर तहें बनती गई तो उसके अंदर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिससे वो वुड को, मतलब जो हमारे पास डेड प्लांट्स थे, उनको पीट में कन्वर्ट कर देगा। पीट जो है वो कोल की सबसे लोकल फॉर्म है, इसमें कार्बन कंटेंट जो होता है वो कम होता है। उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा वो ज़मीन के अंदर उसको मिलेगा, जिसकी वजह से वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिग्नाइट के ऊपर हाई प्रेशर इस्तेमाल होगा, जो ज़मीन के नीचे उसको मिलेगा तो वो बिचुमिनस फॉर्म में चला जाएगा, और बिचुमिनस के ऊपर हाई प्रेशर लगेगा तो हमारे पास एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें कोल की 4 टाइप्स हैं। पहली पीट है, दूसरी लिग्नाइट है, तीसरी बिचुमिनस है, और चौथी एंथ्रासाइट है। तो एंथ्रासाइट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है। तो ये बनती कैसे है ये आपको बताया गया किस तरह बनती है। बाकी इसकी जो कोल की इम्पोर्टेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो और आपने इसको देखना है, और इसके बाद आपने बुक के ऊपर ये टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनमें जो मेन है वो जो हमने एक टाइप इसकी पढ़ी है कोल की। तो कोल की जो फॉर्मेशन हमने पढ़ ली है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आपने जो बुक के ऊपर टॉपिक दिए गए हैं उनको तसल्ली से पढ़ना है, और जिस चीज़ की ना समझ आए आपने वो पूछना है।